हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे पिछले आए हुए जितने भी एग्जामिनेशंस थे जो बैंक्स और एसएससी के थे, उनमें से इन सारे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। Had he done his homework well, he would not have suffered this embarrassment. दोस्तों, had he done his homework well, he would not have suffered this embarrassment में हमें एरर फाइंड करना है। तो देखते हैं दोस्तों, had he done ये कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल सेंटेंस है। हैड यहाँ पे पहले आया है। अगर हम यहाँ पे इफ लगाते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाता, इफ ही हैड। ठीक है दोस्तों, इफ ही हैड डन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इफ अगर हम हटाते हैं तो हैड जो है वो इन्वर्ट हो जाता है ही से पहले, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आ जाता है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हैड इस पर्टिकुलर केस में। तो ये पास्ट टेंस का अनरियल कंडीशन है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है कंडीशनल क्लॉज, जो कि यहाँ पे हैड से शुरू हुआ है। तो हैड ही डन हिज होमवर्क वेल, यदि वह अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किए होते, ही वुड नॉट हैव सफर्ड दिस एम्बैरेसमेंट, उन्हें इस तरह का शर्मिंदगी फेस नहीं किए होते। ठीक है दोस्तों, तो ये पास्ट फॉर्म का कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें इफ यानी कि कंडीशनल क्लॉज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 में बनता है। और दूसरा दोस्तों जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भी3 में बनता है दोस्तों। तो इसमें भी हम देखते हैं हैड ही डन हिज होमवर्क वेल, यहाँ तक है। दूसरा क्लॉज यहाँ पे ही वुड नॉट हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट हैव प्लस भी3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि नो एरर, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ई। अगर दोस्तों आपको कंडीशनल क्लॉज के किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप हमारे YouTube चैनल के प्ले आप फोल्डर में चले जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट में चले जाएं, और वहाँ पे आप कंडीशनल क्लॉज का या कंडीशनल सेंटेंसेस का वहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर नहीं तो आप टाइप करें कंडीशनल सेंटेंसेस बाय केदार सर, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे 3 वीडियोस हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस सेशन भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। देखते हैं, बैंक्स मस्ट बी एंश्योर्ड दैट 18% ऑफ देयर लोन्स इज गिवन टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। दोस्तों इसमें बोल्ड एंड अंडरलाइन जो है मस्ट बी एंश्योर्ड, इसे हमें इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करें। बैंक्स मस्ट बी एंश्योर्ड दैट 18% ऑफ देयर लोन्स इज गिवन टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो बैंक इंश्योर करेगी या बैंक इंश्योर्ड की जाएगी? ठीक है दोस्तों, बैंक इस बात को गारंटी देगी या बैंक को ही ये गारंटी दिया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब है कि बैंक ये बात को इंश्योर करे कि टोटल लोन्स का 18% लोन एग्रीकल्चरल सेक्टर में दिया जाए, यानी कि बैंक को इंश्योर करना है, बैंक इंश्योर नहीं किया जाना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं जब ये पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा तो इसका एक्टिव वॉइस में क्या ऑप्शन है। यानी कि एक चीज तो आपको एकदम 100% श्योर हो गए कि इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो नो इंप्रूवमेंट यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो ये होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि बैंक
बैंक्स आर इंश्योर्ड नहीं होगा, ये फिर अगेन पेसिव वॉइस हो जाएगा। बैंक्स हैव टू इंश्योर, ये सही हो जाएगा दोस्तों। बैंकों को इंश्योर करना है, ये सही हो सकता है। आगे भी हम देख लेते हैं। बीइंग इंश्योर्ड पेसिव वॉइस, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बैंक्स बीइंग इंश्योर्ड हो ही नहीं सकता। शुड बी इंश्योर्ड, ये भी पेसिव वॉइस हो जाता है। यानी कि एक ही यहाँ पे ऑप्शन है जो कि इसको करेक्ट बनाता है, आंसर नंबर बी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, again from sentence improvement. The government has announced several initiatives benefiting to factory workers. दोस्तों इसमें देखते हैं जो benefiting to को improve करना है, तो पहले देखते हैं कि improve करने की आवश्यकता है या नहीं है। The government has announced several initiatives, ठीक है दोस्तों, कि बैंक्स ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स, यानी कि बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसको उन्होंने अनाउंस किया है। किसने? बैंक, ये गवर्नमेंट ने। ये योजनाएं कैसी हैं? बेनिफिटिंग टू फैक्ट्री वर्कर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेनिफिटिंग जबरदस्ती करके हम ये बना रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियल वर्ड है, बेनिफिट का एडजेक्टिव बेनिफिशियल होता है, तो बेनिफिटिंग नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब की तरह एक्ट करेगा, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो बेनिफिट का एडजेक्टिव बेनिफिशियल होता है, तो बेनिफिशियल टू फैक्ट्री वर्कर्स होगा, या फॉर बेनिफिट नहीं, बेनिफिटिंग लिखा हुआ यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। विच विल बेनिफिट इनिशिएटिव्स, विच विल एक्सक्यूज मी, विच विल बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ बेनिफिट टू होना चाहिए, बेनिफिटेड टू ये भी नहीं होगा। यानी कि आंसर एक ही, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम कॉमन एरर। ही वॉज एंग्री विद मी बिकॉज ही थॉट माई रिमार्क वॉज एम्ड बिफोर हिम। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। ही वॉज एंग्री विथ मी, ठीक है दोस्तों, एंग्री विथ समवन होता है, एंग्री एट समथिंग होता है दोस्तों। तो समवन है तो इसके साथ विथ लगा, यानी कि करेक्ट है, यहाँ तक कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बिकॉज ही थॉट सही है, यहाँ पे पास्ट टेंस था, ये पास्ट फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस बी टू पास्ट फॉर्म। माई रिमार्क्स वाज, ठीक है, एम्ड, ठीक है, बिफोर हिम, एम बिफोर नहीं होता है दोस्तों, एम एट समवन होता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि बिफोर हटा के हम लोग एट लगाएंगे, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, जहां पे हम बिफोर को हटा के ऐड करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम सेंटेंस इंप्रूवमेंट। डेट फॉर द कमिटी मीटिंग टू डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल हैज येट टू बी डिसाइडेड। दोस्तों ये टू बी डिसाइडेड को हमें इंप्रूव करना है, तो हमें पहले फाइंड आउट करते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो a date for the committee meeting to discuss the details of the proposal, कि proposal के डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए मीटिंग का डेट हैज येट टू बी डिसाइडेड, किया जाना बाकी है या अभी भी किया जाना है। अगर येट है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हैज टू बी डिसाइडेड, किया जाना बाकी है, पैसिव वॉइस में होगा, यानी कि ये इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, यानी कि आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता है ही नहीं। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड और नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो आंसर ई विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। The two candidates share a reputation for competency as well as for good communication skills. कॉमन एरर है दोस्तों, इसे फाइंड आउट करना है। टू कैंडिडेट शेयर अ रेपुटेशन फॉर, रेपुटेशन के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों, फॉर कॉम्पिटेंसी एज वेल एज फॉर गुड कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों, जब दोनों के साथ अगर एक ही प्रीपोजिशन लगे तो प्रीपोजिशन रिपीट नहीं किया जाता है। अगर दो अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता होगी तभी उस केस में हम अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अगर एक ही प्रीपोजिशन यूज करना है
तो उस प्रीपोजिशन को दोबारा यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, अब बीच में जैसे एज वेल एज है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 यहाँ पे हम सीधे हटा देंगे यहां से। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, वेयर वी हैव टू रिमूव 4। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। His main qualification on the job is his extensive experience in foreign branches. दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। His main qualification, तो इसमें तो कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है। His main qualification on the job is, दोस्तों क्वालिफिकेशन 4 होता है, ना कि क्वालिफिकेशन ऑन होता है। तो क्वालिफिकेशन 4 तो गलती हमें यही मिल गया, ऑन को हटा के 4 हमें डालना है, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। अ रिप्रेजेंटेटिव of the Reserve Bank will provide student an insight into the economic future of our country. दोस्तों चलिए इसमें हम देखते हैं कहाँ एरर है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड, दोस्तों जब प्रोवाइड लगाते हैं वर्ब तो इसके साथ विथ प्रीपोजिशन लगाया will provide with students an insight into the economic future of our country. So यहाँ पे with add करना है student से पहले, so answer would be option number B. ठीक है, now look at question number 9. As one of the leader insurance companies in India, they offer comprehensive financial services. दोस्तों इसमें देखते हैं एरर कहाँ है। As one of the leader insurance companies, दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी नाउन है तो इसके पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, नाउन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो लीडर का नाउन एडजेक्टिव क्या होगा, लीडिंग होगा दोस्तों। ठीक है, तो एज वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, एकदम सिंपल कॉमन एरर दोस्तों, एकदम कॉमन है ये। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम लीडर को लीडिंग से रिप्लेस करते हैं। Now look at question number 10. There is a rumor that this multinational company will set up its regional headquarters in India in short. There is a rumor that, no problem, this multinational company will, no problem, set up its headquarters, no problem, regional headquarters, दोस्तों हेडक्वार्टर हमेशा प्लूरल होता है, हेडक्वार्टर्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इन इंडिया कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट नहीं होगा दोस्तों, जल्दी कर रहा तो यहाँ पे एडवर्ब लगेगा शॉर्टली। ठीक है दोस्तों, तो सेटअप इट्स रीजनल हेडक्वार्टर्स इन इंडिया शॉर्टली, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। हमें एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रायोरिटी, प्राथमिकता, जिसको आप पहले करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रायोरिटी होगी, यानी कि प्राथमिकता तय करनी है। सुपरसेशन का मतलब भी वही होता है दोस्तों, रिप्लेस करते हैं, मतलब जो पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें लगाते हैं, सुपरसीड कराते हैं। सुपरसीडिंग जो होता है उसी को सुपर सेशन कहते हैं। सक्सेशन एक के बाद दूसरा आता है, मतलब एक राजा हटता है दूसरा वहां पे जाता है, तो उसे सक्सेशन कहते हैं। एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा होना, ये सक्सेशन कहलाता है। सेक्लूजन जो होता है एक दूसरे से अलग रखना, जो सेक्लूड करते हैं दोस्तों। सेक्लूड मैंने क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेट करते हैं दोस्तों, सेपरेट करते हैं आप। ठीक है, इसको हम लोग सेक्लूड कहते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है हैविंग लेस अथॉरिटी देन समबडी, लेस अथॉरिटी यानी कि पावर जिसको कहते हैं, लेस अथॉरिटी देन समबडी, देन समवन, किसी से कम होना यानी सबऑर्डिनेट होता है। किसी का जूनियर होता है तो उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं, तो उसी का नाउन है ये सबऑर्डिनेशन। तो दोस्तों प्रायोरिटी वाला कौन सा हो गया दोस्तों, इसमें पहले देखिए। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी हो गया, तो इसका हमको एंटोनिम्स निकालना जिसमें कि कोई प्रायोरिटी नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें प्रायोरिटी नहीं होगा वो होगा सबऑर्डिनेशन, मतलब उसको सबसे लास्ट में करते हैं, उसको कम अथॉरिटी देते हैं आप।
ठीक है दोस्तों। तो जब कम अथॉरिटी देते हैं, उसको कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, यानी कि उसको सबऑर्डिनेशन कहते हैं, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी उसे नहीं देते। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, रूफुली। रूफुली का मतलब होता है दोस्तों कि आप रिपेंटेशन शो करते हैं, आप रिग्रेट शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब रिग्रेट शो करेंगे तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? आप उत्साह शो करेंगे, आप चीयरफुलनेस शो करेंगे। तो दोस्तों ये होपफुल नहीं होगा। रिग्रेट तो शो करते ही हैं, तो ये सिनोनिम्स हो गया। थॉटफुल माने चिंतित नहीं होगा दोस्तों, विचारपूर्वक, थॉटफुली विचारपूर्वक हो गया। चीयरफुली जो होगा इसका एंटोनिम्स होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस बहुत इजी है दोस्तों। अगर आप रूफुली का मीनिंग जानते हैं बहुत अच्छी तरह, तो भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक आप इसको, आप इसके बाद होपफुली, रिग्रेटफुली और थॉटफुली एक दूसरे का सिनोनिम्स ही नजर आ रहा, तो आप ऐसे करके डी नंबर जो बचा ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, कैलश। दोस्तों कैलश का मतलब होता है केयरलेस, मतलब उसे कभी किसी चीज की चिंता ही नहीं होती है, उसे क्या काम करना है नहीं करना है, स्लो होता है, तो कैलश हो गया, तो इसे हम लोग केयरलेस कहेंगे। ठीक है, केयरलेस देखिए इस सिनोनिम्स हो गया केयरलेस। केयरफ्री वही होता है दोस्तों। केयरलेस का मतलब होता है कि आप उसको एकदम प्यार से उसे टच करते हैं, बढ़िया से देखभाल करते हैं। ठीक है, और ये केयरलेस हो गया। कंसर्न मतलब टू टच जेंटली, ये केयरलेस क्या हो गया, टू टच जेंटली या जेंटल वे। ठीक है दोस्तों, तो टू टच जेंटली जो हो गया दोस्तों, ये वर्ब हो गया। यहां पे देखिए कंसर्न, आप केयरलेसनेस शो कर रहे हैं, तो उल्टा क्या होगा, आप कंसर्न दिखा रहे हैं, तो कंसर्न है यानी कि केयरफुल है, आप उसको केयर कर रहे हैं, यानी कि इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, सपल। सपल का मतलब होता है दोस्तों जिसको, एक ऐसी वस्तु जो सॉफ्ट हो और उसे आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं, उसे मोड़ सकते हैं, जो कि क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्लेक्सिबल होगा वो सपल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखते हैं एंटोनिम्स क्या होगा उल्टा, यानी कि जो रिजिड होना चाहिए था, ठीक है, तो जो रिजिड होगा वो सपल का एंटोनिम्स होगा। देखते हैं, प्लांट का मतलब भी होता है दोस्तों फ्लेक्सिबल, प्लायबल का मतलब भी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल तो लिखा हुआ है, रिजिड है ही ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मतलब होता है कि जिसको आप हरा नहीं सकते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको आप हरा नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल टू डिफीट और डिस्करेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, जो ये अगर साहसी हो गया इसका मतलब, तो क्या होगा इसका उल्टा, डरपोक। ठीक है दोस्तों, तो एडमेंट, एडमेंट नहीं होगा, जिद्दी या पागल होता है, एरोगेंट ये भी नहीं होगा दोस्तों, सर्टेन एकदम परफेक्ट, जो कॉन्फिडेंट हो गया। कवार्डली, कवार्डली क्या हो जाएगा दोस्तों, डरपोक, टिमिड। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, अब सिनोनिम्स देखना है दोस्तों। ठीक है, तो वर्ड है प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल का मतलब होता है दोस्तों, प्रारंभिक स्टेज में कोई भी चीज अगर हो तो उसे प्रीमोर्डियल कहते हैं, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया हो, यानी कि ओरिजिनल हो और एंशिएंट हो। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल भी होता है इसका मतलब, और एंशिएंट भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड दिखाना है। तो एम्पिरिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एम्पिरिक का मतलब होता है जो कि क्या होते हैं, लोग प्रैक्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं।
ठीक है। तो जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो इम्पीरिक कहलाते हैं, ठीक है। प्राइमल, प्राइमल भी हो गया दोस्तों एंशियंट या ओरिजिनल, यानी कि प्रीमोर्डियल का मीनिंग इससे मिलता जुलता है। डिपिक्ट का मतलब होता है टू शो समथिंग थ्रू आर्ट, या किसी डिपिक्ट में कहीं चित्र से, आर्ट से किसी से डिपिक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिपिक्शन। और शोर, शोर का मतलब होता है दोस्तों कोस्ट, मतलब समंदर का किनारा, कोई हेवी वाटर बॉडीज है उसका किनारा, उसको शोर कहलाता है। और दूसरा एक वर्ड और ध्यान रखना दोस्तों, ये शोर होता है, शोर, SORE, शोर। शोर का मतलब होता है पेनफुल, पेनफुल, ठीक है दोस्तों। तो वो वाला शोर नहीं है, ये शोर है, SHORE वाला है, शोर है, इसका मतलब कॉस्ट होता है, कोस्ट, ठीक है दोस्तों। तो प्रीमोर्डियल का सिनोनिम क्या निकला यहाँ पे, प्राइमल, इसका मतलब हो गया एंशिएंट यानी कि ओरिजिनल, ठीक है। बेसिक फॉर्म ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्राइमल और प्रीमोर्डियल, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, वर्टिगो। दोस्तों वर्टिगो का मतलब होता है सर में किसी तरह का चक्कर लग जैसा आना होता है, उसको कहते हैं वर्टिगो। इसका सिनोनिम्स देखना है दोस्तों, क्या होगा, गिडीनेस, गिडीनेस का मतलब भी होता है चक्कर आना, ठीक है दोस्तों। वेवर का मतलब वेव की तरह होना। एप्टनेस का मतलब किसी का स्किल किसी चीज में ज्यादा होता है, एप्टनेस, उसमें वो आसानी से कोई भी चीज सीख जाता है, उसको भी एप्टनेस कहते हैं। और स्विफ्टली, क्विकली, स्विफ्टली जो होता है वो आसानी से और जल्दी से होने वाला चीज हो रहा होता है तो उसे स्विफ्टली कहते हैं। तो गिडीनेस इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया दोस्तों, वर्टिगो का सिनोनिम्स हो गया गिडीनेस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, टेनेट। टेनेट क्या होता है दोस्तों, किसी भी तरह का धार्मिक बिलीफ जो होता है या सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ इज कॉल्ड टेनेट, ठीक है दोस्तों। तो इसका सिनोनिम्स देखना है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड टोर्सन। टोर्सन का मतलब होता है ट्विस्ट, सॉरी कैसे लिखते हैं, ट्विस्ट। जैसे किसी भी चीज में क्या हो, पेंच हो, जैसे ऐसे कुछ कोई पेंच हो, उसको क्या कहते हैं, टोर्सन। डॉगमा, डॉगमा जो होता है दोस्तों ये टेनेट ही होता है। डॉगमा क्या है, अगेन अ सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ इज कॉल्ड डॉगमा, ठीक है। गॉडली, ईश्वर से रिलेटेड। क्रिस्प मतलब क्या होगा, क्रिस्प मतलब जो भी क्या होता है, सॉफ्ट होगा, और क्रिस्प खाने में जो क्रिस्प होता है उसे कहते हैं क्रिस्प। तो देखते हैं दोस्तों डॉगमा क्या हो गया, डॉगमा भी होता है सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, और टेनेट भी होता है सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, आर्गॉट। दोस्तों आर्गॉट क्या होता है, आर्गॉट होता है कि कोई भी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भाषा बोली जाती है, जो लैंग्वेज डायलेक्ट यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आर्गॉट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसे आप क्या कह सकते हैं, किसी तरह की टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। और दोस्तों यदि आप लोग सारा हमारा प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे तो एक वर्ड मैंने बताया था, पेटवा। इसे आप लिखते हैं पेटॉइस, लेकिन इसे पढ़ा जाता है पेटवा। ये पेटवा भी क्या कहलाता है, आर्गॉट, ठीक है। कोई भाषा यानी कि वो स्लैंग भी कह सकते हैं, वहां का कोई लोकल लैंग्वेज है उसे आप स्लैंग भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या होगा, जार्गन। जार्गन भी होता है कि ये टर्मिनोलॉजी होती है और किसी खास एक्टिविटी, किसी खास एक्शन में जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, जैसे कोई मार्केटिंग टर्म है तो मार्केटिंग जार्गन कहते हैं, अगर मेडिकल टर्म है तो मेडिकल जार्गन कहेंगे उसको, ठीक है। अगर साइंटिफिक टर्म है तो साइंटिफिक जार्गन कहेंगे उसे। तो जार्गन मतलब होगा टर्मिनोलॉजी। तो ये मिलता जुलता वर्ड है दोस्तों, यानी कि ये सिनोनिम्स हो सकता है। लैमेंट का मतलब होता है शोरो शो करना या फील करना। ओवर प्लस का मतलब होता है सरप्लस। वॉइड का मतलब होता है खाली जगह भी कह सकते हैं, या हैविंग नो इम्पोर्टेंस, और उसका मतलब उसका पावर खत्म हो जाता है। अगर आप लीगल टर्म में कहते हैं तो इफ समथिंग स्टैंड्स वॉइड, मतलब कि उसका जो अथॉरिटी होता है वो सीज हो जाता है, उसको वॉइड कहते हैं। या नहीं तो सिंपली अगर आप फिजिकल टर्म में अगर कहा जाए तो जो जगह खाली होता है,
जो अनऑक्युपाइड जगह होता है, जो यूजलेस होता है, यूजलेस तो ना कहे, अनऑक्युपाइड होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वॉइड स्पेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, जागन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, नॉन चैलेंट। दोस्तों, नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है? नॉन चैलेंट का मतलब होता है यही केयरलेस। ठीक है दोस्तों, केयरलेस। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, जो केयरलेस होगा वो सिनोनिम ढूंढना है। फॉर्मल, फॉर्मल मतलब होता है दोस्तों एकदम केयरफुल, हर एक चीज में वो क्या करता है? अपना मतलब डिसिप्लिन्ड होता है। ठीक है, और ये दो नॉन चैलेंट होंगे, ये केयरलेस होंगे, ये किसी चीज को मानेंगे नहीं, ना टाइम लाइन्स को फॉलो करते हैं, ना नियम कानून मानते हैं, ये क्या होंगे? नॉन चैलेंट कहलाते हैं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, कैजुअल हो जाएगा दोस्तों। कैजुअल का मतलब क्या हो गया? जो कि फॉर्मल नहीं है, जो कि केयरफुल नहीं, वो केयरलेस है, वो कैजुअल होगा दोस्तों। तो आंसर होना चाहिए सी, फिर भी हम लोग डी देख लेते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, इनडिफरेंट, ना ही वो एक्टिव होता है ना ही वो पैसिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो आंसर शुड बी, और आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम कैजुअल कहेंगे, नॉन चैलेंट का। ठीक है दोस्तों, चूंकि हमें सिनोनिम्स निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। आप रोज हमारा वीडियो देखते रहें और आप अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते रहें, और साथ ही साथ हम आपको रोज ग्रामर का भी सेक्शन लेके आते हैं। आज हम लोगों ने 2 सेक्शन लेके आपके सामने हम लोग आए हैं। आज कॉमन एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसी तरीके से हम लोग कभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला, जिसे हम लोग पारा जंबल या फिर हम लोग क्लोज टेस्ट भी लेते आएंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, रोज देखें हमारा वीडियो, और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच भी फॉरवर्ड करते रहें, और लाइक दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग, एंड please, if you have not subscribed to my channel, do subscribe to it. Thanks a lot.